अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया नूर। डियर स्टूडेंट्स, आज मीज़ल्स की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीज़ल्स की सेंसाइशियम प्रोडक्शन, मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशन और लैब डायग्नोस्टिक्स और उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स। सेंसाइशियम प्रोडक्शन, हम ये बात जानते हैं कि जब भी वायरस होस्ट सेल में जो प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से होस्ट सेल में कुछ चेंजेस आते हैं जिसे हम साइटोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। मीज़ल्स के केस में जो वायरली इन्फेक्टेड सेल होता है उसके सरफेस पे वायरल प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि फ्यूजन प्रोटीन्स जो हैं इस वायरली इन्फेक्टेड सेल की सरफेस पे मौजूद हैं। इन फ्यूजन प्रोटीन की वजह से जो एक वायरली इन्फेक्टेड सेल है ये तकरीबन 50 अनइन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड हो सकता है और जिसके नतीजे में क्या होगा कि वायरस जो है इंटरनली इन्फेक्टेड सेल से उन तमाम अनइन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्ट करेगा। इससे वायरस को फ़ायदा ये होता है कि विदाउट एक्सपोजिंग इट्स सेल्फ टू दी होस्ट एंटीबॉडी ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है और अपनी रेप्लिकेशन साइकिल पूरी कर सकता है, जिसके नतीजे में आप देखें वो तमाम सेल्स जो पहले अनइन्फेक्टेड थे जब वो इस एक इन्फेक्टेड सेल से बाइंड होते हैं तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड हो जाते हैं विद मल्टीपल न्यूक्लियस एंड दे फॉर्म अ सेंसाइशियम और फाइनली ये सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स। मीजल्स हमें पता था कि ये एक रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और जो अनकॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है वो 7 to 10 डेज में रिकवरी की तरफ चला जाता है, लेकिन कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं जो ज़्यादातर हम मैल नॉरिश्ड इंडिविजुअल्स में देखते हैं और इसमें जो एज ग्रुप है उसका ताल्लुक ज़्यादातर बच्चों से होता है। आप ये देखें कि मीज़ल्स की जो कॉम्प्लिकेशंस में इम्यून सप्रेशन एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से ये मीज़ल्स का अनकॉम्प्लिकेटेड केस जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाता है। वायरस जो है लंग्स को इन्वेड कर रहा है और नमूनिया कॉज कर रहा है, इंटेस्टाइन को इन्वेड कर रहा है, डायरिया कॉज कर रहा है, ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। तो एंसेफेलाइटिस है, दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द ब्रेन और अल्टीमेटली ये इट कुड कॉज डेथ। इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकता है जिसमें ओटाइटिस मीडिया मीन्स द इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर या बैक्टीरियल नमूनिया भी कॉज कर सकता है। मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है इट इज़ दी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बेसिकली होता क्या है कि रिस्पायरेटरी म्यूकोजा जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फॉर अदर अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया टू कॉज द इन्फेक्शन। इस तरह के इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व हो है ओटाइटिस मीडिया, नमूनिया, सर्विकल एडिनाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस। ओटाइटिस मीडिया से मुराद दी मिडल इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, नमूनिया से मुराद इन्फेक्शन इन द लंग्स, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। जबकि सर्विकल एडिनाइटिस से मुराद इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फ नोड इन द नेक। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में वायरल नमूनिया देखा जाता है जो कि उन लोगों में होता है जिनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही।
इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जिसे हम कहते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनएन्सेफेलाइटिस, जो कि बच्चों में देखा जा सकता है। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरियोरेशन होती है और जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिट्स पड़ सकते हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। और ये कॉम्प्लिकेशन इनिशियल इन्फेक्शन के बहुत सालों बाद होती है। एक और मीज़ल इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन जिसे हम एटिपिकल मीज़ल्स कहते हैं, और ये उन लोगों में देखी जाती है जिन्होंने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मीज़ल्स की रिसीव की होती है और उनके अंदर इनएडिक्वेट या नाकाफ़ी एंटीबॉडी लेवल्स जो है डेवलप होते हैं। जब वो वाइल्ड टाइप ऑफ मीज़ल्स से एक्सपोज होते हैं तो उनके अंदर एक ख़ास तरह का इन्फेक्शन होता है जिसे हम एटिपिकल मीज़ल्स कहते हैं। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, मायल्जिया, इनके पेन इन दी जॉइंट्स होता है, एब्डोमिनल पेन है, कफ है, और उसके साथ साथ स्किन पे कुछ वेसिकल पिचियाई की और परप्यूरा फॉर्म होते हैं। बेसिकली पिचियाई की और परप्यूरा आर दी small lesions that are formed due to the rupturing of the small blood vessels. पिचियाई की जो हैं they are smaller in size, जबकि जो परप्यूरा हैं they are the large hemorrhagic lesions that are formed on the skin. Pneumonia is also present. Atypical measles जो एक बहुत serious infection है और it can persist for years. डायग्नोसिस, जैसे कि हमें पता है कि वायरल इन्फेक्शन के केसेस में क्योंकि वायरस की कल्टीवेशन के लिए एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड लैब चाहिए, तो ज़्यादातर जो डायग्नोसिस है वो सिम्टम्स की बेसिस पे हो जाता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम प्रेजेंट हैं तो इसका डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जब कोई ऐसे ख़ास करेक्टरिस्टिक एक्जिंथमा यानी कि कोई रैश प्रोड्यूस ना हो या एटिपिकल मीज़ल हो या नमूनिया हो, उस केस में जो है वायरल आइसोलेशन और सीरोलॉजिकल टेस्ट की तरफ जाया जाता है। वायरस की आइसोलेशन के लिए जो स्पेसिमेन लिए जाते हैं वो नेज़ल और फेरेंजियल सीक्रेशंस होती हैं। हमें पता है कि दिस वायरस इज बेसिकली प्रेजेंट इन दी नेज़ल सीक्रेशन, और कुछ टाइम बाद वो वायरस जब सेकेंडरी वायरीमिया के फेज़ में आता है तो वो यूरिन से भी डिटेक्ट हो सकता है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट 5 डेज़ हमारे पास ये स्पेसिमेन है। वायरस की आइसोलेशन के लिए हमारे पास जो सेल कल्चर है उसमें ह्यूमन एमनियन या किडनी सेल कल्चर जो है वो उस पर ये वायरस आइसोलेट आसानी से हो सकता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन बाय सिंसाइशियम प्रोडक्शन से हो सकती है। सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें जिसमें हम वायरल स्पेसिफिक एंटीबॉडी टाइटर्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो सकता है, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट है, या एलाइजा के प्रोसीजर है। एलाइजा इज बेसिकली एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये तमाम एसेज आप इंशाल्लाह इम्यूनोलॉजी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे जब आप एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पढ़ेंगे। अगर हम मीज़ल्स की प्रिवेंशन की बात करें तो हमारे पास सबसे बेहतर जो प्रिवेंशन का तरीक़ाकार है वो है इम्यूनाइजेशन। मीज़ल्स के केस में 2 तरह की इम्यूनाइजेशन है, एक पैसिव और एक एक्टिव। हमें पता है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ उन इंडिविजुअल में दाखिल की जाती हैं जो एट हाई रिस्क होते हैं या जिनका नोन एक्सपोजर हो चुका होता है with the virus. Within 5 days of exposure, prepared antibodies जो हैं वो इंजेक्ट की जाती हैं into the individuals. एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो बेसिकली एक्टिव इम्यूनाइजेशन के केसेस जो है इट इज़
मीजल्स वैक्सीनेशन इज द पार्ट ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इसमें मीजल्स की जो है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन दी जाती है, जो बेसिकली ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है। इसमें मीजल्स के साथ साथ मम्स और रुबेला के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। पाकिस्तान में अगर हम अर्ली चाइल्डहुड वैक्सीनेशन देखें तो मीजल्स की वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट करी जाती है द एज ऑफ 9 मंथ। इसके अलावा और प्रिवेंशन देखें तो उसमें हम देखते हैं क्वारंटीन, वो यानी कि वो इंडिविजुअल्स जो इन्फेक्टेड होते हैं उनको आम हेल्दी लोगों से बिल्कुल आइसोलेट अलहदा कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज द क्वारंटीन एंड डिसइंफेक्शन हमें पता है कि जो वायरस है इट इज़ प्रेजेंट इन दी नेजल सीक्रीशंस। तो ऐसे बचा जा सकता है कि जो वायरली इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अगर आपने अलहदा भी कर दिया है तो वो अपनी जितनी भी थ्रॉट सीक्रेशंस वगैरह जहाँ भी स्पिटिंग करे तो उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट कर दे, और इसके साथ साथ जहाँ रूम में हमने रखा हुआ है तो उस रूम की प्रॉपर डिसइंफेक्शन की जाए, फ्यूमिगेशन की जाए ताकि वो क्लियर हो जाए विद द वायरस।